नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। मेरे साथ हैं अनुपम मिश्रा जी। पहले तो सर प्रणाम, नमस्कार। राम राम आदि। सर, आपका ओवरऑल एनालिसिस क्या हो रहा है सर यहाँ पे? कल रात को भी वायलेंस हुई, बट अब तो एकदम मॉब वायलेंस पे उतर आया है ये। तो आपका क्या एनालिसिस है इसमें? किस चीज का एनालिसिस बताया जाए भाई? अब तो देखें, विपक्ष को इस बात का दोष देना बेकार है कि वो राजनीति कर रहा है। राजनीति करने के लिए ही होती है आदि। राजनीति करने के लिए ही होती है। हिपोक्रेसी भी राजनीति में होती है साहब। ऐसा तो है नहीं कि भारतीय जनता पार्टी हिपोक्रेसी से अलग है। केजरीवाल पंजाब में डंडे चलवा रहे हैं मनरेगा के वर्कर्स पे, और यहाँ कह रहे हैं कि पुलिस ने डंडे क्यों चलाए। कल पंजाब में पेपर लीक हुआ है फिर से फार्मास्यूटिकल का। पेपर लीक होने पे सिसोदिया ने वादा किया था कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, शिक्षा मंत्री बर्खास्त कर देंगे। कल ही लीक हुआ है। और क्या कर रही है आपने? केरल सरकार इन्हीं प्रदर्शनकारियों पे वाटर कैनन मार रही है तिरुवनंतपुरम में, और इनके मुख्यमंत्री सतीशन यहाँ पे राहुल गांधी के साथ धरने पे बैठे। तो भाई जितने पेपर लीक हुए हैं, एक पेपर लीक हुआ है भाई, पूरा यूपीए सरकार पेपर लीक से भरा हुआ है। हमारे उत्तर प्रदेश में तो पब्लिक सर्विस कमीशन ही पूरी तरह कॉम्प्रोमाइज्ड हो गया था। कितना तमाशा हुआ था समाजवादी पार्टी की सरकार में। और सिर्फ पेपर लीक की ही बात नहीं है। आप देखिए अभी मैं देख रहा था प्रियंका वाड्रा का मैंने एक पोस्ट किया है वीडियो। उसमें वो कह रही कि हमने सर पटक लिया पर हम पेपर लीक रोक नहीं पाए। उन्होंने कहा हमारे राजस्थान में, उस समय राजस्थान में कांग्रेस सरकार थी, उन्होंने कहा गहलोत जी ने इतनी मदद की लेकिन पेपर लीक नहीं रोक पाए। तो ठीक है, सही बात है, ये एक हिपोक्रेसी है। वो हिपोक्रेसी पॉलिटिक्स का पार्ट एंड पार्सल है। आप पॉलिटिक्स से हिपोक्रेसी नहीं हटा सकते, और पॉलिटिक्स से आप पॉलिटिक्स नहीं हटा सकते। तो पॉलिटिक्स भी हो रही है, हिपोक्रेसी भी हो रही है, विपक्ष की आपस में श्रेय लेने की होड़ मची हुई है। राहुल गांधी के ऊपर आरोप है कि उन्होंने पूरा कॉकरोच आंदोलन हाईजैक कर लिया। और आपने देखा कि संजय सिंह ने किस तरह के पोस्ट किए हैं। अब उधर अखिलेश यादव को लगा कि अरे यार ये क्या हो रहा है, वो भी भागे भागे पहुंचे और बस पे सवार हो गए गिरफ्तारी देने। तो हर इस समय वो लोग, जैसे अखिलेश यादव खुद तो पर्सनली नहीं गए, पर उन्होंने डिम्पल यादव को भेजा था अपना, और उसको धर्मेंद्र यादव को भेजा था जंतर मंतर। राहुल गांधी ने तो पूरी दूरी, उन्होंने तो एक बयान तक नहीं दिया उस पर। पवन खेड़ा को उन्होंने भेजा था पर एक बयान तक नहीं। अखिलेश यादव ने फोन करके दीपिका से बात की थी। लेकिन जब ये हिंसा हो गई और दोनों तरफ से हिंसा हुई, तो अब ऐसे में हर आदमी इस हिंसा का फायदा उठाना चाहता है। इसमें अब वो पुराने वीडियो सर्कुलेट कर रहे हैं कि राहुल गांधी ने कहा था कि सड़क पे ब्लैकमेल नहीं करने देंगे। मनमोहन सिंह ने कहा था जब आप सड़क पे प्रदर्शन करते हैं तो देश को फाइनेंशियली बहुत हिट होता है। चिदम्बरम ने कहा था आप सड़क पे कानून नहीं बना सकते हैं। राहुल गांधी ने कहा था वो लालू यादव ने कहा था हम सड़क की वालों की बात ही सुनने को नहीं तैयार। वो सारे वीडियो सर्कुलेट हो रहे हैं। प्रियंका वाड्रा ने कहा था कि आप पेपर लीक रोक ही नहीं पा रहे हैं। लेकिन द पॉइंट इज कि आज की तारीख में आप सत्ता में हैं और राजनीति भी आप ही के साथ होगी, और आपको उसके लिए तैयार रहना चाहिए और तैयार रहना चाहिए था। सर आपने ये मेंशन करा, मैं उस पे आऊंगा, तैयारी की बात पे तो आऊंगा मैं। बट आपने ये बताया राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल, मेरे हिसाब से और मेरी एनालिसिस मुझे ये कहती है कि ये जो पूरी लड़ाई है, मोदी तो के साइड में निशाना है, बट ज्यादातर जो लड़ाई है वो अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी के बीच में हो रही है। आज से नहीं हो रही है, जमाने से हो रही है। इसका कारण है कि आम आदमी पार्टी सिर्फ वहीं पैदा हुई जहां कांग्रेस थी। कांग्रेस का वोट खा के, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। दिल्ली में उन्होंने कांग्रेस को रिप्लेस किया, शीला दीक्षित को हराया, उनका वोट लिया, केजरीवाल मुख्यमंत्री बने। पंजाब में उन्होंने कांग्रेस को रिप्लेस किया, अमरिंदर सिंह के बाद चन्नी आए थे, उनको हराया और उनका वोट लिया और उनको रिप्लेस किया। गुजरात में उन्होंने कांग्रेस के 14% वोट इनको मिला और 14% वोट कांग्रेस का माइनस हो गया। तीनों जगह आपको नजर आ रहा है जहां पे कांग्रेस नहीं है वहां आम आदमी पार्टी खड़ी नहीं हो पा रही। उत्तर प्रदेश देख लीजिए आप, गोपाल राय, संजय सिंह, ये सब उत्तर प्रदेश से आते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी क्यों नहीं खड़ी कर पा रहे? क्योंकि कांग्रेस नहीं है। वोट किसका खाए?
भाजपा का वोट खा नहीं सकते, समाजवादी पार्टी का वोट खा नहीं पा रहे, तो वोट खाएं तो खाएं किसका? तो ये एक ऐसा पैरासाइट है जो कांग्रेस के वोट पे पलता है, आम आदमी पार्टी। तो जहां कांग्रेस है वहां आम आदमी पार्टी उसको खा के मोटी हो रही है, और जहां कांग्रेस नहीं है वहां पे आम आदमी पार्टी, आप यूपी में देखें, इनका वोट परसेंटेज नोटा से भी कम है, नोटा का आधा है। तो जाहिर सी बात है राहुल गांधी इस बात को समझ रहे हैं। आप पूरा गूगल उठा के देख लीजिए, आपको एक फ्रेम में राहुल गांधी और केजरीवाल कभी नहीं मिलेंगे, नेवर। तो ये कल जो ड्रामा किया पीएम मोदी के घर के सामने, वो वही था कि यार ये तो पूरा मेरे तो बिल्कुल भी कुछ भी कोई नैरेटिव ही नहीं है मेरा, तो मैं जाके कुछ नैरेटिव बनाता हूँ, ये वो था? नहीं, मैं मानता हूं कि भाई अरविंद केजरीवाल ने दीपके और कॉकरोचेस को खड़ा करके एक, देखिए कोई भी जब विपक्ष आंदोलन करता है तो उसकी मंशा होती है हिंसा हो जाए, और हिंसा कराने में वो सफल है। मैं फिर कहूंगा कि देखिए सरकार हमेशा ये चाहती है कि प्रदर्शन हो, और प्रदर्शन जो है एक गैस वॉल्व, एक सेफ्टी वॉल्व की तरह काम करे, लोगों का गुस्सा निकल जाए, कोई बड़ी बात ना हो, वगैरह वगैरह। मैं बार बार कहता हूं कि भाजपा के खिलाफ 55% वोट है, उस 55% लोगों का गुस्सा कहाँ जाएगा? तो आप प्रदर्शन के जरिए उसको सेफ्टी वॉल्व के जरिए निकालना चाहते हैं, लेकिन वो सेफ्टी वॉल्व ऐसे खुला नहीं, वो फट गया ना। वो तो प्रदर्शन जब हिंसक हो गया, प्रदर्शन में जब हिंसा हो गई, तो मुझे लगता है सरकार को मैनेज करना चाहिए था। आप क्यों नहीं मैनेज कर पाए कि हिंसा ना हो? हिंसा हो गई, और ये थोड़ा सा एक फेल्योर था। रही बात राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी ने तो लिटरली, केजरीवाल को लगता है सारी मेहनत हमने की और मलाई खाने राहुल गांधी आ गए, मतलब प्रदर्शन हमने किया, गिरफ्तार राहुल गांधी हो गए। ये क्या हो गया यार, हमारे तो सब मेहनत पे पानी फिर गया। तो उसकी वजह से केजरीवाल बहुत डिस्टर्ब्ड हैं, और जिस तरह, मतलब आप देखिए संजय सिंह सीधे आरोप लगा रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने खुद राहुल गांधी को बुलाकर अपने धरने पे बैठा लिया अपने घर के सामने। इमेजिन, राहुल गांधी कहते हैं कि केजरीवाल बीजेपी की बी टीम है, और आज केजरीवाल कह रहे हैं कांग्रेस बीजेपी की बी टीम है, और ये दोनों कहते हैं ओवैसी बीजेपी की बी टीम है, बसपा बीजेपी की बी टीम है। तो कुल मिला के पूरा विपक्ष जो है वो भाजपा की बी टीम बना दिया है। सर ये भी बड़ा अजीब सा है, क्योंकि पॉलिटिक्स बड़ी कंफ्यूजिंग है इस टाइम पे। अभी एक फोटो आई है, मोदी साहब शरद पवार और सुप्रिया सुले के साथ बैठे। हाँ ठीक है, वही शरद पवार सुप्रिया सुले एक दिन पहले कॉकरोचेस के साथ बैठे हुए थे, तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए पॉलिटिक्स में डायलॉग तो होना भी चाहिए, इनफैक्ट इस पिक्चर को मैं वेलकम करता हूँ। एक यही चीज है जो राहुल गांधी जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, तब से उन्होंने डायलॉग को एकदम तिलांजलि दे दी। मोहब्बत की राजनीति की आड़ में हर बार संसद में क्या होता है हम सब देखते हैं। 10 साल में मुझे एक भी दिन कायदे से संसद चलती नजर नहीं आती। अगर संसद थोड़ी सी भी कायदे से चल रही तो आप समझ लीजिए राहुल गांधी संसद में नहीं है। आप मुझे एक सीन उठा के दिखा दीजिए कि राहुल गांधी संसद में मौजूद है, संसद कायदे से शांतिपूर्ण तरीके से चल रही। राहुल गांधी डायलॉग में यकीन ही नहीं करते, उनके पास कुछ कहने को नहीं है और उनके पास सुनने का पेशेंस नहीं। तो अगर शरद पवार और सुप्रिया सुले प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठे, व्हाट इज रॉन्ग इन दैट? मुझको तो लगता है कि भाई सारे आप लोग ऑफिस संसद में तो कम से कम आमने सामने बैठिए, बात कीजिए। विपक्ष, ये कैसा विपक्ष? मैं बार बार कह रहा हूं, विपक्ष का मतलब विकल्प है, विरोध नहीं है। सर अभी आप बोल रहे हो कि जो वायलेंस था उसको कर्टेल करना चाहिए था, पुलिस को थोड़ा हार्ड एक्शन लेना चाहिए था। व्हाइल आई एग्री विद दैट, नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा पुलिस को हार्ड लाइन लेना चाहिए, मैंने कहा था कि वायलेंस की नौबत नहीं आनी चाहिए थी। अब उसको कैसे कंट्रोल कोई करेंगे? भी सरकार नहीं, कैसे भी कंट्रोल, ये दैट्स योर प्रॉब्लम, आई एम नॉट द प्राइम मिनिस्टर। मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं, मैं गृह मंत्री नहीं हूं। मैंने आपको वोट दिया है, मैंने, और देखिए हिंसा ना हो भाई। एक बात समझिए, चोर का काम है चोरी करना, पहरेदार का काम है ये देखना कि चोरी ना हो। क्रिमिनल्स का काम है क्राइम करना, पुलिस का काम है ये देखने की क्राइम ना हो। याद रखें, जो लॉ एंड ऑर्डर जिसको कहते हैं, वो केवल चोरों को पकड़ने और अपराधियों को पकड़ने का काम नहीं, वो प्रिवेंशन का काम भी है। प्रिवेंशन एंड क्योर, इट इज नॉट जस्ट क्योर, प्रिवेंशन एंड क्योर।
तो प्रिवेंट करना भी तो आपका काम है। अब कैसे करना ये आपने देखना था। आपसे ज्यादा पॉलिटिकल कोई नहीं है, आप भारत सरकार हैं, आपसे ज्यादा ताकत किसी के पास नहीं है, सारी गवर्नमेंट एजेंसीज आपके पास हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि मोदी और शाह को राजनीति नहीं आती, राजनीति भी आपको सबसे अच्छी आती है। तो उसके बाद ये हिंसा ना हो ये देखना, क्योंकि देखिए ऐसा हो रहा है, आप जाइए इंस्टाग्राम वगैरह पे जाइए, आदि चंद कुछ भी कहते रहे, अनुपम मिश्रा कुछ भी कहते रहे, पर एक इंस्टाग्राम पे एक नैरेटिव बन रहा है कि छात्रों के साथ बड़ी बर्बरता हुई, जबकि हम अपनी आंख से देख रहे हैं कि छात्र ईंटें बरसा रहे हैं, छात्रों के लिए गाड़ियों से डंडे निकल रहे हैं, रोड़े तोड़ के पत्थर निकाले जा रहे हैं, पुलिस वालों की लिंचिंग हो रही है, महिला रिपोर्टर के साथ कितनी बदसलूकी हो रही है, ऑटो तोड़े जा रहे हैं गरीबों के, हम सब देख रहे हैं, हम सब देख रहे हैं। हाँ, हम सबको मालूम है कि जो नीट का री एग्जाम हो रहा था, तो जो पढ़ने वाला छात्र होगा वो नीट का री एग्जाम देने गया होगा कि वो यहां बैठा होगा। तो और ये भी देख रहे हैं कि किस तरह के लोग वहां पे आ रहे हैं, हिस्ट्री शीटर्स आ रहे हैं, वो लोग आ रहे हैं जिनको नीट का फुल फॉर्म नहीं पता, वो लोग आ रहे हैं जो सीबीएसई बोर्ड पे पढ़ रहे हैं, उन्हें सीबीएसई का फुल फॉर्म में देखते, मूर्ख लोग वहां पे एकदम मोरॉन्स, एकदम ज़ॉम्बीज चले आ रहे हैं। सब ठीक है। सौरभ भारद्वाज टीवी पे आके कल कह रहे थे कि साहब दिल्ली में जितने खलियर, जितने फालतू, जितने खस्ता हाल लोग पड़े थे, हमने सबको घेर के यहां बैठा दिया, इनका क्या बिगाड़ोगे। तो सौरभ भारद्वाज ने पूरी दिल्ली से भिखमंगे उठा लिए, और आप क्या कर रहे थे? व्हाट वर यू डूइंग? एलआईयू क्या कर रहा था? इंटेलिजेंस क्या कर रही थी आपकी? सौरभ भारद्वाज गर्व से कह रहे हैं कि हमने पूरी दिल्ली के खस्ताहाल लोगों को उठा लिया। तो आप क्या कर रहे थे? दिल्ली कैसे ये लोग, इतने लोग वहां पहुंचे? ये जो दिखता है वहां पर अभी वो भीम नहीं, आप के देखें, मुझे एक बात बताइए, जितने लोग वहां पे मौजूद थे, किसी के 10 फॉलोअर नहीं है। अभिजीत दीप के अपने लेवल पे 10 आदमी नहीं खड़ा कर सकता। योगेंद्र यादव मतलब चुनाव लड़ता है तो नोटा से नीचे उसको वोट जाता है, 1800। लेकिन हाँ, तो फिर सोनम वांगचुक भाई क्या बोले, कितने बड़े लीडर हैं, क्या है। लेकिन द पॉइंट इज कि इसके पीछे सारी राजनीतिक दल थे, वामपंथी थे, और ये ढपली गैंग था, जेएनयू का गैंग था, एएमयू का गैंग था, जामिया का गैंग था, दिल्ली यूनिवर्सिटी के लोग थे, और आईसा, एआईएसएफ, एसएफआई, सारे दल इसमें थे। और उसके बाद पूरा, जैसा कि केजरीवाल ने तो पूरी आम आदमी पार्टी इसमें झोंक दी, आपने देखा। तो जब समाजवादी पार्टी के लोग भी आ गए, लेकिन जब इतने लोग आ गए तो ये लोग ना असेंबल हो पाए या हिंसा ना हो पाई, ये जिम्मेदारी मेरी है, आपकी है क्या? क्या अगर हमें मालूम है कि इतनी पार्टी के लोग आ रहे हैं, तो डू यू थिंक कि सरकार को नहीं मालूम होगा? दैट पॉइंट एब्सोल्युटली सर, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। दूसरी एक पॉइंट और भी है। मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी का, नरेंद्र मोदी बनने में उनका संवाद का, उनके डायलॉग का बहुत बड़ा रोल रहा है। नरेंद्र मोदी जी इस समय कई मुद्दों पर एकदम डायलॉग। अब आप ये बताएं, 20 तारीख को हिंसा हुई, 20 तारीख को नरेंद्र मोदी ने एक लंबा भाषण दिया जिसमें राहुल गांधी का भी एक, उन्होंने मजाक किया कि 28 साल के युवा और 56 साल के युवा नहीं। लेकिन उन्होंने इस आंदोलन या फिर नीट परीक्षा के बारे में एक शब्द नहीं बोला। लेकिन जब 20 को हिंसा हो गई तो उन्होंने 21 को कहा कि नीट परीक्षा का फेल होना बहुत बड़ा पाप है और दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। यही बयान 24 घंटे पहले क्यों नहीं आया, या 48 घंटे पहले क्यों नहीं? तो मैंने यही आर्गुमेंट किसी को पूछा कल, मेरे को जो चीज बोली गई, देखो यार ऐसा है, ये पूरा रेडी था। अभी मोदी साहब ने जो स्टेटमेंट दिया है इंडिया यूएस ट्रेड डील के बारे में, वो फिर भी खड़े हो जाते हैं आके। तो यार इंडिया यूएस ट्रेड डील हुई नहीं, ट्रेड डील हुई नहीं और किसानों का मोर्चा चल गया। आप तो खैर मनाइए कि हरियाणा में भाजपा सरकार है, ये हरियाणा क्रॉस नहीं कर पाए। अरे भाई, कुछ लोगों को एजिटेशन, जैसे आंदोलन जीवी कहा, प्रधानमंत्री ने सही कहा। राकेश टिकैत कह रहे थे कि इंडस वाटर ट्रीटी में अगर आप पाकिस्तान को पानी नहीं देंगे तो हम आंदोलन करेंगे। अब इसका क्या क्या जवाब? वो राकेश टिकैत जो अपने गांव का चुनाव हार जाते हैं, जो खुद 2 बार चुनाव लड़े, दोनों बार जमानत जब्त हो गई, लेकिन वही राकेश टिकैत कहते हैं पाकिस्तान के फार्मर्स के लिए आंदोलन, पाकिस्तान किसान के लिए आंदोलन करें। तो भाई उनने तो करना ही करना है ना, इसको मान के चलिए।
उनको तो जो करना है भाई। योगेंद्र यादव क्या भाई, योगेंद्र यादव ने किस तरह कहा कि फार्मर एजिटेशन तो कुछ था ही नहीं, हम तो अखिलेश यादव के लिए पिच बना रहे थे। उसने ओपनली बोला है, ओपनली बोला। अभी देखिए कल बोल रहा था कि ये तो बढ़िया हमारा ट्रायल रन हो गया, ड्राई रन हो गया, अब इसके ऊपर बिल्डअप करना है। यानी एक हिंसा हो गई, ड्राई रन हो गया, अब इसके ऊपर और हिंसा करनी। खुलेआम बोल रहा है, गो एंड पिक हिम, बंद करो उठा के, बंद करो उठा के, ऐसे ऐसे एक्ट लगाओ कि उसकी जमानत मुश्किल हो जाए। फिर देखो बोलने में कितना संकोच करेगा। पवन खेड़ा जब से असम वाले कांड में फंसे, देखिए उनका टोन बहुत डाउन हो गया। तो अभी आपको अगला मूव्स क्या दिखती हैं सर इन लोगों की तरफ से? तो कल एक हुआ कनॉट प्लेस में, थोड़ी बात हुई, कल थोड़ा सा वो बिल्डअप था, आई थिंक पॉलिटिक्स भी खींचने की कोशिश कर रहे थे, दैट थिंग वेंट आउट ऑफ हैंड। वहां पर वो निहंग शियांग भी पहुंच गए थे तलवारें लेके, ये वो, बट आधा पौना घंटा वो चला, उसके बाद पुलिस वाज एबल टू गेन कंट्रोल बैक। तो ये क्या आपको भी डेली अफेयर या हफ्ते में 2-3 बारी आपको ये दिखेगा कि एक शो ऑफ को बार-बार करते रहेंगे, कि आपको भी कुछ और दिखता है यहाँ पर? मेरे को ये बताओ, आदि की परसों जब ये झगड़ा झंझट हो गया तो पूरा जंतर मंतर खाली हो गया, पूरा खाली हो गया। एक बार खाली होने के बाद दोबारा वहां पे दीपके और उसकी टीम को बैठने की इजाजत कैसे दी? पूरा जंतर मंतर खाली था, एक छात्र नहीं था वहां पे। आपने दोबारा वहां पे बस्ती क्यों बसवाई? देयर इज समथिंग जो कि मुझको समझ में नहीं आ रही है। मतलब देखिए, ये सब हो रहा है पंजाब चुनाव के लिए, आप भी जान रहे हो। केजरीवाल को पंजाब में चुनाव लड़ना है, इसीलिए फार्मर एजिटेशन भी हो रहा है, इसीलिए वो राहुल गांधी से हमले करा रहा है, राहुल गांधी केजरीवाल पे हमले करा रहा है। अखिलेश यादव को लग रहा है कि इसका कोई साइड इफेक्ट उत्तर प्रदेश में होगा, तो वो भी दौड़ के बस पे चढ़ जा रहे हैं। मुझे लगता है कि सारे बिल छोड़ के सबसे पहले वन नेशन वन इलेक्शन बिल लाओ। 5 साल में एक बार चुनाव हो जाए, 5 साल में एक बार चुनाव हो जाए, फिर 5 साल कोई खुराफात नहीं होगी। देखिए मेरी बात सुने आदि, अगर हर साल 6 राज्यों में चुनाव है, अगर हर साल 6 राज्यों में चुनाव है, तो राजनीति तो होती रहेगी ना, और सरकार को भी काम करने में दिक्कत आएगी। सरकार कभी इस राज्य की वजह से कॉम्प्रोमाइज करेगी, कभी उस राज्य की वजह से कॉम्प्रोमाइज करेगी। अभी तो जिन राज्यों में चुनाव है वो दिल्ली से सटे हुए राज्य, उत्तर प्रदेश और पंजाब। अभी दिल्ली में हो रहा है, सेंटर वही है। I understand नाउ। मेरा आपने ये सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग उठाया था, इसको मैं 2 एस्पेक्ट से देखता हूँ। आपने बोला जंतर मंतर का जो बोला, क्या एक ये राजनीतिक डिसीजन था? क्योंकि अगर ये चीज रहेगा तो अरविंद केजरीवाल ऑन रहेगा, राहुल गांधी के ऊपर प्रेशर आएगा, और इनके बीच की ये जो फाइट है ये एस्केलेट होगी, व्हिच इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। तो क्या ये एक राजनीतिक डिसीजन है कि एक सिक्योरिटी डिसीजन है? कौन सा फैसला? जंतर मंतर के ऊपर कल हुआ क्या सर? मैंने जो 2-3 लोगों से मैंने जो रिपोर्टिंग देखी है कहीं पे, खाली होने के बाद पुलिस ने बोला अच्छा ठीक है यार, इफ दे कमिंग बैक, वहां पर उनको कंटेन करके रखो, बट खदेड़ो मत। क्यों रखो, क्यों कंटेन करके रखो? घर जाने दो ना उनको, घर जाने दो उनको। नहीं, सवाल भाई बात को देखिए, बात को समझो आदि। एक लेट मी एक्सप्लेन इट फर्दर। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए मिलकर इस देश में जो सबसे ज्यादा वोट पाती है 45%, यानी इस देश की 55%, 55% जनता अभी भी आपके खिलाफ है। और वो जब कोई आंदोलन होगा तो उसमें 55% नहीं, अगर उसके कुछ लोग भी पहुंच गए। अब आप देखिए सारा मुस्लिम समुदाय वहां पहुंचा हुआ है, हिस्ट्री शीटर्स पहुंचे हैं मुस्लिम वहां, कश्मीर के लोग आए हुए हैं, धारा 370 की बात हो रही है, वक्फ पे बहस हो रही है, CAA पे, NRC पे, NPR पे बहस हो रही है, FCRA पे बहस हो रही है। धर्मेंद्र प्रधान का तो बहुत लोगों को नाम ही नहीं मालूम। एक वो वहां पे भीम आर्मी वाले आए थे, उसको महेंद्र प्रधान कह रहे थे, और कहा कौन महेंद्र प्रधान के, पता नहीं कौन महेंद्र प्रधान। किसी को नीट का नाम मतलब नहीं मालूम, किसी को धर्मेंद्र प्रधान का नाम नहीं मालूम। आप समझिए ना, वो नीट के लिए आंदोलन है ही नहीं, वो सरकार को घेरने के लिए आंदोलन। और ये आंदोलन साल में अगर 6 चुनाव होंगे तो होते रहे। नहीं, मैं वो नहीं पूछ रहा सर, मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये वापस वहां पर उठाने का एक
जो डिसीजन जिसने भी लिया, कहाँ से लिया मुझे नहीं पता, दिल्ली पुलिस ने लिया, होम मिनिस्ट्री ने लिया, मुझे नहीं पता। इज़ दैट अ पॉलिटिकल डिसीजन और इज़ दैट अ सिक्योरिटी बेस्ड डिसीजन सर? That is not a decision at all. That is a folly. That is a blunder. उसको मैं फैसला नहीं, उसको मैं भूल मानता, और फिर वो भूल किसी की भी हो। और एक बात और है, अगर दिल्ली पुलिस ने बैठने का फैसला वो किया तो दिल्ली पुलिस इज हेडेड बाय अमित शाह, करेक्ट, वही मैं आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ और कोई हैपनिंग इस राइट। बात को नहीं कह सकता कि अमित शाह को राजनीति नहीं आती। जी। नाउ मैं कल बात कर रहा था सर डीजीपी विक्रम सिंह साहब से। उन्होंने मेरे को जो बताया, उन्होंने बताया कि साहब देखो ऐसा है, जो फर्स्ट फेज़ में जब भी ऐसा कुछ होता है, तो एक एक चीज़ किया जाता है व्हिच इज़ नोन एज़ एन नॉन कॉन्फ्रंटेशनिस्ट अप्रोच। पुलिस का जो एक एक स्टैंडर्ड होता है जिससे वो ये करते हैं, तो इट इज़ कॉल्ड अ नॉन कॉन्फ्रंटेशनलिस्ट अप्रोच एंड उसके अंदर फर्स्ट फेज़ में जब आप पुश बैक करते हो, वो हार्ड पुश बैक नहीं होता, वो सॉफ्टर पुश बैक होता है। आप एक एग्ज़ाम्पल बनाने की कोशिश करते हो और किसी को डेथ और इंजरी ना हो, दैट इज़ द मेन थिंग। नाउ इज़ दैट अ कंसिडरेशन सर, क्योंकि ये प्रोटेस्ट के अंदर सबसे बड़ी चीज़ जो होती है कि किसी को अगर ग्रीवियस इंजरी या डेथ हो जाए और इनके ग्रुप्स के अंदर काफ़ी जगह पे वो बोल रहे थे, कोई मर जाओ तो एहसान होगा, एक मरने दो, किसी को मरने दो। इज़ दैट अ मेन कंसिडरेशन जो अगर हमने देखा रेजिम चेंज ऑपरेशंस में चारों तरफ एक डेथ की वजह से आग होती है। इज़ दैट वन ऑफ द कंसिडरेशंस कि यार ठीक है, कंटेन इट? देखिए, मैं सरकार की एक ही बहुत बड़ी इसमें अचीवमेंट मानता हूं कि इतने बड़े कन्फ्रंटेशन के बाद भी किसी एक व्यक्ति को घातक चोट या मृत्यु नहीं हुई। हुँ, ग्रीवियस इंजरी ऐसी कि जिससे कहे कि आदमी मर रहा है या मर जाएगा या मर गया, ऐसा नहीं हुआ। मैं समझता हूँ ये सरकार का बहुत बड़ा मैं समझता हूँ बहुत बड़ा रिस्ट्रेंट था, जिस और तरह यही चीज़ पुलिस हमने वालों को फार्मर्स में भी दौड़ा-दौड़ा के देखी और फार्मर्स में भी फार्मर्स ने देखी। देखा नहीं, नहीं है ये ठीक है, ये मोदी सरकार में रिस्ट्रेंट है, इसको मैं बिल्कुल मानता हूँ। लेकिन जहाँ तक की बात है कि एक मृत्यु हो जाए, तो मृत्यु तो बहुत दिनों से वो प्रयास कर रहे थे कि सोनम वांगचुक ही मर जाए। सोनम वांगचुक मर जाए। सोनम वांगचुक इस बात को समझ गया। दादी मैं आपसे एक बात कहता हूँ। जी। सोनम वांगचुक ने 20 दिन अनशन किया और ये कहा कि हम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के नीचे कुछ नहीं मानेंगे। 20वें दिन या 21वें दिन या 19वें दिन किसी दिन उनको उठा के सफदरजंग अस्पताल ले गए। वहां से उन्होंने एक लंबी चौड़ी चिट्ठी लिख दी, अपनी पत्नी के हाथ भिजवाई। उसमें था कि कोई हमसे आके बात कर ले, हम अनशन तोड़ देंगे। उसके बाद सोनम वांगचुक को गद्दार कहा जाने लगा। बीबीसी ने सबसे पहले कहा, तमाम लोग कहने लगे सोनम वांगचुक बिक गए। क्यों कहा जा रहा था? क्योंकि उनकी चिट्ठी में कहीं भी धर्मेंद्र प्रधान का नाम ही नहीं था। जिस धर्मेंद्र प्रधान के लिए उन्होंने 20 दिन अनशन किया, जब वो चिट्ठी लिखते हैं अनशन तोड़ने के लिए, शर्तें जो रखते हैं, उन शर्तों में धर्मेंद्र प्रधान का नाम ही नहीं, इस्तीफा तो बहुत दूर की बात है। अब मेरा तुमसे सवाल ये आदि कि जो आदमी 20 दिन वहां अनशन कर रहा था कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बगैर मैं नहीं हटूंगा, वो आदमी जब 21वें दिन चिट्ठी लिखता है तो उसमें धर्मेंद्र प्रधान का नाम क्यों नहीं? सर मैं तो उसके शुरू से डाउट कर रहा हूँ। ये मैं एक सवाल पूछता हूँ, तो मेरे को उसमें नहीं, जवाब। आपको लग रहा है वो बिक गया? सर वो यूएपीए से बाहर कैसे निकला? चलो छोड़ो, यूपीए से बाहर निकला, उसके बाद तो धरने पे बैठ गया ना। बैठा कि उसके बाद बिठाया तो गया? धरने पे बैठ गया। आपको लगता नहीं? स्केल सर इतना है कि जब वो आदमी जब तक 20 दिन जंतर मंतर पर अनशन कर रहा था, अपने हिसाब से अनशन कर रहा था, 7 बार टॉयलेट जाता था, कवर्ड बॉटल से पानी पीता था, गिलास तक उसका कवर्ड था, क्या पी रहा था, क्या खा रहा था, किसी को नहीं मालूम। लेकिन जब उसको 20वें दिन या 21वें दिन सफदरजंग अस्पताल पहुंचा दिया, तो सरकारी निगरानी में आ गया और अनशन असली हो गया, रियल अनशन हो गया। और उसको समझ में आया धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे नहीं, यहां पे अनशन करके मैं जाऊंगा मार। मरने को तैयार नहीं था, तो उसने तुरंत बिना धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के सरेंडर कर दिया। जब तक वो वहां था, एवरीथिंग वाज टेकन केयर ऑफ। उसके खाने पीने की बढ़िया व्यवस्था थी, एनर्जी ड्रिंक ले रहा है, फ्रूट जूस ले रहा है, क्या ले रहा है पता नहीं। अब लेकिन जब उसको लगा अरे बाप रे, मुझको तो जंतर मंतर से उठा दिया, मेरे जो कॉकरोचेस मुझे फीड कर रहे थे वो भी नहीं है, गीतांजलि भी उनके पास नहीं है, या अगर है भी तो चारों तरफ पुलिस वाले हैं, सरकारी डॉक्टर हैं, वहां उनको कौन खिलाएगा पिलाएगा चुप आके। तो उन्होंने कहा मुझे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं चाहिए, कोई आके मुझसे बात कर ले, सरकार से कोई बात कर ले, विपक्ष से कोई बात कर ले, आदि है चिंता आके मुझसे बात कर ले, मैं धरना तोड़ दूंगा, अनशन तोड़ दूंगा। यानी कोई भी आ जाए बस। क्यों?
क्योंकि उनको समझ में आ गया कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे रहे हैं तो खा पी के अनशन तो आप 100 दिन कर सकते हैं जंतर मंतर पे, लेकिन बिना खाए पिए अनशन करने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने तुरंत धर्मेंद्र प्रधान वाली मांग छोड़ दी। इसी से आप समझ लीजिए। मेरी जो क्रिटिसिज्म है सर गवर्नमेंट के हैंडलिंग की तरफ से, ठीक है आपने तो सॉफ्ट हैंड दिया, ये सब दिया। अब कल परसों से 2-3 जो बंदे हैं, सौरभ दास स्पेशली फेक न्यूज फैला रहा है, फेक उसने ड्रोन चीजें दिखाई हैं, दिल्ली पुलिस ने उसको उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन दो, उसको क्या प्रॉब्लम है? देखिए आपके पास बड़ा क्लियर है कि ये बंदे ने ये आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, सारी उसकी जो जितनी फेक ट्वीट्स हैं सारा कुछ डालो, ये इंसाइटमेंट टू वायलेंस है, इसको हम इसको जरा साइड में रख रहे हैं। बड़ा सिंपल है, इसको उठाओ। व्हाई हवंट दे पिक्ड हिम अप, मेरे को समझ में नहीं आता वो। तो मेरा कि आपने यहाँ तक हमें दिया, आपका एक स्टेटमेंट है, मैं आपको हमेशा आपको पता है सर, मैं देखता हूँ आपने एक चीज़ बोली कि भाई कई बारी प्रेशर कुकर से हवा निकालने की, वो सीटी बजाने के भी वो होता है कि भाई ठीक है निकाल लो सीटी, प्रेशर होता है, प्रेशर कुकर को थोड़ा, क्योंकि ज़्यादा प्रेशर बंद करोगे फिर फटेगा, तो उसको ठीक है। सो व्हेन यू पुट ऑल दैट टुगेदर, तो आपने इतना तक कर लिया, बट यहाँ पर आके अभी नाउ व्हाई आरंट यू टेकिंग एक्शन ऑन दीस पीपल इज़ मेरा जो सबसे बड़ा सवाल है। नहीं, अब तो कोई एक्शन का मतलब भी नहीं रह जाता। मेरा अपना मानना है कि मामला फिजल आउट हो गया है। देखिए इतिहास बताता है, राजनीति शास्त्र बताती है, जर्नलिज्म बताता है कि एक ही मुद्दे पर एक ही स्थान पर, बहुत ध्यान से सुनो, एक ही इशू पर एक ही प्लेस पर 2 बार हिंसा जल्दी नहीं होती। कारण कारण कि एक ही इशू पर एक ही जगह पर पब्लिक 2 बार इकट्ठी नहीं होती। अब अगर कल फिर ये कॉल दे दें कि हमको पार्लियामेंट घेराव करने जाना, आपको लगता है कितने लोग आए? तो ये अब किसी को गिरफ्तार करने की वो नहीं रहेगी, ये जरूरत नहीं रहेगी। अब तो मामला फिजल आउट हो ही जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब तो मामला संसद में चला गया। संसद में इस तरह चला गया कि राहुल गांधी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, उन्होंने इस मुद्दे पे गिरफ्तारी दे दी। तो अब तो जो कुछ होगा संसद में होगा, जंतर मंतर में क्या होगा? तो ये तो एडवांटेज हो गया ना फिर बीजेपी को। अब यार देखो, बीजेपी का ठीक है, कहते हैं भगवान का खेत भूत जोतता है, तो ठीक है। जैसे आज आप चुनाव भी ये हम लोग का प्रोग्राम शुरू होने से पहले आप मुझसे कह रहे थे कि इन द लॉन्गर रन हर बार बीजेपी को ही फायदा हो जाता है, तो हो जाए तो उसका कोई क्या कहा जाए, बट इट वाज हैंडल्ड इन अ वेरी शार्पी मैनर। I agree with you sir, मैं सही में बोल रहा हूँ। मेरा 3-4 थिंग्स आई एम मैंने कल डीजीपी साहब से भी बात करी, I asked him the same questions कि पत्थर कहाँ से आए? कोई ट्रक में लेके आया, वो ट्रक कोई बोलता है कि किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिस के सामने खड़ा है वो ट्रक। मैंने आपको भी भेजा है उसका एक वीडियो। एक जर्नलिस्ट, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट है जिसने जाके देखा है, वो एक पॉलिटिकल पार्टी के वहाँ पर वीडियो में खड़ा है। आई डोंट वांट टू, बिकॉज़ कंफर्मेशन, मेरे को नाम नहीं लेना उसका। कंफर्मेशन होने पर ही लूँगा। मैंने जिसने वो वीडियो खींचा है उनको भी डीएम करके पूछा है कि भाई आपके पास आर यू श्योर? सेम ट्रक है, नंबर ये वो, एक बार दोबारा चेक कर लो टाइप्स। सर मेरे को अभी ये बताइए कि ये जो पॉलिटिक्स अभी चल रही है पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है? यहाँ पर 1-2 दिन अभी नीट पीट चीत ये पूरा चलता रहेगा, हुआ ऑल दैट। अब गवर्नमेंट के पास अपने बिल्स लेके आने हैं, ये सब कुछ लेके आना है। हाउ डज़ दैट हैपन? दैट विल हैपन। वो तो हर बार ऐसा हो रहा है, जितने बिल पास हो रहे हैं इन एब्सेंशिया हो रहे हैं। एक भी बिल मुझे याद नहीं आता, ये आते हैं, बहस करते हैं, भाग जाते हैं। तो इनकी एक आध बिल पे वोटिंग हो जाए तो हो जाए, वरना आप देखो ना जितने बिल आते हैं, पहले आप हल्ला मचाते, सरकार इतना मानती है इनकी बात को, उसको जेपीसी पे भेज देती है। लेकिन जो आप कहते हैं हम जेपीसी में आपका हिस्सा होता है, आप कहते हैं हम जेपीसी कोऑपरेट नहीं करेंगे। अभी सुप्रीम कोर्ट जजेस को हटाने के लिए एक प्रक्रिया वाला जो बिल आया है, तो उसका आप जेपीसी का हिस्सा ही नहीं बने। तो आप कहते हैं कि हम जो जेपीसी का हिस्सा नहीं लेंगे, बनेंगे, संसद में बहस नहीं होने देंगे, वोटिंग तो आप भूल ही जाइए। तो सिर्फ इसलिए कि कांग्रेस या विपक्ष संसद का बहिष्कार कर रही है, मुझे नहीं लगता है कि बिल पास होने में कोई दिक्कत होगी। अभी जो गवर्नमेंट की तरफ से आया कि भाई नेक्स्ट वीक डिबेट, वी आर रेडी टू एलोकेट टाइम नेक्स्ट फॉर व्हाट? फॉर द नीट पेपर लीक इशू डिबेट इन पार्लियामेंट। हाँ तो ठीक है, करना चाहिए आपको संसद में इसको इशू को उठाना चाहिए। संसद होती इसलिए। अभी जो उस दिन एक चीज हुई जिसके ऊपर काफी लोगों को
आक्रोश आया। एंड देखिए, हम सबका आक्रोश यही है कि हम सब लोग गुस्सा एक ही तरफ है कि यार ये बेवकूफ़ी हमारे नेशनल कैपिटल में नहीं होनी चाहिए। वी आर ऑल अपसेट अबाउट दैट। पॉलिटिक्स अपार्ट। एक और चीज़ पे काफ़ी लोग गुस्सा हुए हैं कि सर ये जो जेपी नड्डा साहब के साथ मीटिंग हुई, हाउ डू यू सी दैट? किसकी किससे तू मैं हुई? आज आपकी आवाज थोड़ी सी कट के आ रही है आदि। एनीवे, आपको मेरी आवाज साफ आ रही है? सर योर जेपी वॉइस। नड्डा जी की हाँ जो मीटिंग हुई है किसके साथ, इन दोनों कॉकरोच जो हैं, सौरभ हाँ, दास और सौरभ दास और सब राके हाँ, रंके का, उसके राका, ऊपर हाँ। आपका क्या ख्याल है? व्हाट इज़ द स्ट्रैटेजी देयर? अब उसमें ये कह रहे हैं, वो अभिजीत दीपके कह रहा था कि उनके फोन छीन लिए गए, उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया। हकीकत ये कि जो फोटोग्राफ्स वहां से जारी हुए हैं उसमें उनके हाथ में फोन नजर आ रहा है, उसपे उनके हाथ पे फोन नजर आ रहा है, सौरभ दास के हाथ पे भी नजर आ रहा है, राका के हाथ में भी नजर आ रहा है। तो वो तो अब झूठ बोल रहे हैं, उसका अब क्या किया जाए। और रही बात उनसे बातचीत करने की, तो रेजोल्यूशन चाहता कौन है? कौन चाहता है विवाद को समाप्त होना? अब देखो क्या कह रहा है, कल गया था बात करने, आज कह रहा है, परसों गया था बात करने, आज कह रहा है कि अब मुझे सरकार से बात नहीं करनी। दीप के कह रहा है सरकार को 100 बार कह रहा है जो तो जंतर मंतर आके ना कर रहे, हम नहीं जाएंगे बात करने। आपको क्या लगता है आदि कि जो प्रोटेस्ट होता है वह इसलिए होता है कि मुद्दा रिजॉल्व हो जाए? प्रोटेस्ट इसलिए होता है कि मुद्दा बढ़ जाए। शो फोर्स। शो ऑफ फोर्स के अलावा मुद्दा बढ़ाने के लिए होता है। एक मेरा आखिरी सवाल है सर, जब आप ये जो पूरा स्ट्रक्चर है अभी इस टाइम पे, गवर्नमेंट ब्लैकमेल पे तो आ नहीं सकती। धर्मेंद्र प्रधान को हटाना बड़ा मुश्किल होगा, ब्लैकमेल हो जाएगा वो, ब्लैकमेल को तो मान नहीं सकते। इनके पास अभी पॉलिटिकल ऑप्शन क्या है? अभी तक जो इंटरनल चेंज होने वाला था वो तो नहीं। व्हाट इज़ द गेम? देखिए, आप विपक्ष के पास अब कोई पॉलिटिकल ऑप्शन नहीं है। जो सबसे बड़ा दांव था वो चल दिया गया। हिंसा से बड़ा कोई दांव नहीं होता है, और हिंसा हो गई। अब इसके बाद आपके पास क्या पॉलिटिकल ऑप्शन है? आप कह रहे हैं आप संसद नहीं, अरे संसद तो आप ऐसे ही नहीं चलने दे रहे थे भाई। संसद तो आप 10 साल से नहीं चलने दे रहे हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है? आप तो इस बार भी संसद इसलिए भी नहीं चलने देंगे क्योंकि आपको डर है कि एफसीआरए बिल पास हो जाएगा, आपको डर है कि वंदे मातरम बिल पास हो जाएगा, आपको डर है कि वंदे मातरम ना गाने पे 3 साल की सजा हो जाएगी। आप सोच के देखें कि इस देश का मुस्लिम समुदाय आज से नहीं 100 साल से कह रहा है वंदे मातरम नहीं गाएंगे, और कानून ये बन रहा है जो नहीं गाएगा 100 साल की सजा। या फिर आप नहीं भी गाएंगे तो खड़े होकर अगर आप अपना सम्मान नहीं देंगे तो आप 3 साल के लिए जेल चले जाएंगे। कितना खतरनाक कानून, किसका आइडिया है तुमको? आदि मतलब एक बहुत बड़ा इशू बनने वाला है। आपने अक्सर देखा है वंदे मातरम गाया जा रहा है, मुस्लिम समुदाय के लोग बैठे हुए खड़े होने तैयार नहीं होते। लेकिन अब आपने ये भी देखा कि भाई वंदे मातरम आज की तारीख मदरसे में गाया जा रहा है, वेस्ट बंगाल के मदरसों में गाया जा रहा है, क्योंकि अगर तुमको पैसा लेना है सरकार का तो वंदे मातरम गाना है। सर एआईएमआईएम की एक मीटिंग थी, ठीक है जी, एआईएमआईएम की एक मीटिंग थी जिसके अंदर वंदे मातरम गाया गया और वहां पर लोग खड़े खड़े हुए। दिस हैपेंड कुछ लास्ट वीक में। इसकी डिटेल ये रहा। Hyderabad, Telangana, AIM MLA Masjid Hussain and Ahmed Bala participated in the rendition of Vande Mataram during Telangana State Government Secretariat meeting. Not only वंदे मातरम, all the 6 stanzas of वंदे मातरम, वो 4 स्टांजा भी जिसमें देवी देवताओं की और भगवती की बात है। इमेजिन। बट सर, धर्मेंद्र प्रधान का सवाल के ऊपर बताइए, व्हाट डू यू थिंक द गवर्नमेंट विल डू नाउ? गवर्नमेंट विल डू नथिंग। मेरा बार बार कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार गलतियों को सुधारने में तो यकीन रखती, पर गलतियों को मानने में नहीं रखती। वो तो कोई सरकार नहीं मानेगी। नहीं ऐसा सुन, अब जैसे उन्होंने कह दिया, अभी धर्मेंद्र प्रधान का कल मैं बयान देख रहा था, उन्होंने कहा कि आगे से नीट पूरा एग्जाम पूरा कंप्यूटर बेस्ड होगा। जी भाई, इंजीनियरिंग एग्जाम होता ही था, अभी भी हो रहा है, वो भी करा लो, उसमें कौन सी बड़ी बात है? वो गलतियों को सुधारेंगे जरूर, पर आप सोचे वो गलती मान ले, कान पकड़े उठक बैठक करे, दैट्स नॉट पॉसिबल। मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल देख रहा हूँ। यूजीसी गाइडलाइंस आई, लोगों ने इतना विरोध किया, सरकार ने उसको सुप्रीम कोर्ट में स्टे करवा दिया, उसका स्टे होने का विरोध नहीं किया, दोबारा यूजीसी गाइडलाइन को ठंडे बस्ते में डाल दिया, खत्म कर दिया। लेकिन आप सोचें कि वो मंत्री संसद की मेज पर खड़ा होकर कान पकड़ के उठक बैठक करे, माफी मांगे, नॉट हैपनिंग। मोदी सरकार इज नॉट गोइंग टू डिसमिस एनी मिनिस्टर
मीडिया के दबाव में या फिर विपक्ष के दबाव में, ये आप जान लीजिए। साइडलाइन साइडलाइन ही तो डिसमिसल होता भाई। देखिए उनका अपना तरीका है। सुरेश प्रभु जब रेल मंत्री थे, ही वाज अ ब्रिलियंट मिनिस्टर, लेकिन उनके दौरान रेल के बहुत ढेर सारे एक्सीडेंट्स हुए, चाहे वो प्रायोजित थे या खुद से हुए, जैसे भी हुए, नेग्लिजेंस पे एक्सीडेंट्स हुए। तो विपक्ष की बहुत बड़ी मांग थी कि सुरेश प्रभु को हटा दिया जाए। सुरेश प्रभु ने अपना इस्तीफा दे दिया, मोदी ने इस्तीफा स्वीकार करने से मना कर दिया। लेकिन जब पूरा हंगामा दब गया तो धीरे से उन्होंने सुरेश प्रभु को कॉमर्स मिनिस्ट्री में डाल दिया। कॉमर्स मिनिस्टर रहे 2 साल, और अगली बार उनको मंत्रालय भी नहीं लिया। ओके, दैट इज द क्लासिकल वे ऑफ मोदी सरकार फंक्शनिंग। दैट्स व्हाट वी शुड एक्सपेक्ट। थैंक यू सर, आपने पूरा ये बड़ा क्लियरली समझाया। यू नो, ये जो प्रोटेस्ट हैं, इसके डायनामिक्स बड़े वाइल्ड होते हैं, बड़े वेरिड होते हैं। तो मैं अपनी तरफ से आई हैव जस्ट केप्ट एन ओपन माइंड एंड इन सारी इंफॉर्मेशन। तो मेरी हमेशा से एनालिसिस रही है कि इन लोगों के पीछे इंटरनेशनल फोर्सेस कौन सी हैं। मैंने अपने एनालिसिस के बारे में करी है। आई हैव पुट आउट जो मेरे को डिटेल्स मिली है, कैनवस का टूल किट और ये सब चीजें, जितना भी लाफिज्म का खर्चा था वो मैंने डाला है। दिस इज इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन एंड थैंक यू सो मच। ऑलवेज आपसे बात करके कुछ नया सीखने को मिलता है। सब ऑडियंस से रिक्वेस्ट है, सर के चैनल को, हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। दिस इज वेयर द रियलिटी इज डिस्कस्ड, क्रिटिसिज्म एंड नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। राम राम।